हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स में जो आज का टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रहों की गति क्या है, तो देखिए सूर्य के चारों ओर, सूर्य के अगर बात करें तो यह है सूर्य। ठीक है, सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड जो होते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में ऑर्बिट में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। और किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस तरह से अगर बात करें तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, वहीं मंगल के 2 उपग्रह हैं, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं 82 और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। ग्रहों के गति से संबंधित केपलर के नियम हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जर्मन खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों के गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। इन तीनों नियमों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला नियम है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। जो सभी ग्रह हैं सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है, एफ बिंदु पर होता है। द्वितीय नियम कहता है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। द्वितीय नियम जो है यह भी स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से काफी दूरी पर होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, वहीं जब ग्रह सूर्य के काफी नजदीक होते हैं तो उसकी चाल अधिकतम होती है। तृतीय नियम है किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसको भी देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूटन का मत था, विचार था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। जो पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, प्रत्येक पिंड जो होते हैं एक दूसरे पिंड को एक बल के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित निम्न नियम को प्रतिपादित किए। जैसे पहला अगर बात करें तो 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उसके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर, F बराबर g इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर। g क्या है? g अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में, दूरी मीटर में और द्रव्यमान किलोग्राम में हो तो g का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होगा। प्रयोगों के द्वारा g का मान 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर जो है ज्ञात किया गया है। गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय जो त्वरण है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है, ग्रेविटी वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु आप ऊंचाई से छोड़ते हैं तो ऊपर न जाकर ये क्या करता है, ये पृथ्वी की ओर यानी नीचे की तरफ गिरने लगता है।
उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है। अतः गति में त्वरण जो है, याद रखिएगा, अतः उसकी गति में त्वरण जो है क्या होता है, उत्पन्न। गति में त्वरण जो है वो मतलब कि उत्पन्न हो जाता है। और बात करें तो इसी त्वरण को जो है, इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे मतलब कि स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो संबंध है इसको क्लियर कर लेते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर। जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ ऑफ मास, और ई क्या है, आर ई क्या है, तो यह है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसको भी ध्यान, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। जो मतलब कि स्मॉल जो जी है इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से यानी वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव व श्यान जो कर्षण है इसके कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में क्या होगा, इस कंडीशन में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहली बार मतलब कि पहले पहुंच जाएगी। जब जो भारी वस्तु है, जब वस्तुओं को गिराया जाएगा उनमें से जो वस्तु भारी होगा वो पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगी, पहली मतलब कि पहुंचने वाली हो जाएगी। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यानी जो स्मॉल जी है इसका मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर भी क्या होता है, जो स्मॉल जी है इसके मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल पर स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। उपग्रह की कक्षीय चाल, इसके बारे में देख लेते हैं। जब कोई ग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। फिगर को देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, एम क्या है, यदि एम अगर बात करें तो एम द्रव्यमान जो है, एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या, ठीक है, आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में मतलब कि भी चाल से परिक्रमण कर रहा है तो उस ग्रह पर उपग्रह पर अभिकेंद्र बल जो होगा वो क्या होगा, एम बी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है इसलिए जी जो पृथ्वी का जो मास होगा, अर्थ ऑफ मास, इनटू एम बटा आर स्क्वायर इजकल टू एम भी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, भी बराबर भी जीरो बराबर जी एम ई बटा आर के मतलब कि जो होगा स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और अर्थ ऑफ मास यानी एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये जो हो जाएगा पहला समीकरण हो जाएगा। भी जीरो बराबर जी एम ई बटा आर मतलब कि इसका अंडर रूट इन मतलब कि वर्क कह सकते हैं, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण है। स्मॉल जी बराबर जी एम ई बटा आर ई जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसका वर्ग, और जो कह सकते हैं कि जो जी है जो एम ई है ये है अर्थ ऑफ मास। तो यहां पे जी एम ई बराबर कैपिटल जी एम ई बराबर स्मॉल आर ई स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे तो आपको जो हो जाएगा क्या प्राप्त होगा, भी जीरो बराबर आर ई अंडर रूट जी बटा आर। ठीक है, तो इस तरह से ये हल प्राप्त होता है। पलायन वेग के बारे में अगर बात करें, किस वेग के बारे में, पलायन वेग। पलायन वेग क्या है,
सामान्यतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस लौट आता है। आप नीचे से कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही टाइम के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह गेंद पृथ्वी की ओर लौटने लगता है। लेकिन पलायन वेग वह न्यूनतम कह सकते हैं, या जो पलायन वेग होता है वह न्यूनतम वेग होता है जिसे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। तो सामान्यतः किसी पिंड को अगर या किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर लौटेगा, लेकिन पलायन वेग जो है ऐसा वेग होता है तो एक सीमा के बाद क्या होगा, वह गेंद अगर मतलब कि उस सीमा को पार कर जाता है तो वापिस कभी मतलब कि पृथ्वी की तरफ ये लौटता नहीं है। इसी को पलायन वेग कहते हैं, ठीक है, पलायन ऊर्जा कहते हैं। तो पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है इसे एमी से इंडिकेट करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या आर, तो पलायन वेग बराबर भी ई बराबर अंडर रूट 2g एमी बटा आर ई। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। स्पष्ट है कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एमी बटा आर ई स्क्वायर। जी एमी बराबर स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। वहीं भी बराबर क्या हो जाएगा, भी इजकल टू अंडर रूट 2 स्मॉल जी आर ई स्क्वायर बटा आर ई। इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 2g आर ई अंडर रूट प्राप्त हो जाएगा। यहां पे गुरुत्वीय त्वरण यानी जो स्मॉल जी है इसका मान 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर 6.37 गुणे 10 के पावर 6 मीटर का मान रखने पर भी ई जो प्राप्त होगा वो कितना, 11.2 गुणे 10 के पावर 3 मीटर बटा सेकेंड। और भी बराबर इसको हल कीजिएगा तो 11.2 किलोमीटर बटा सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। तो किसी पिंड को पलायन वेग प्राप्त हो जाएगा। किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी वापस जो है लौट कर नहीं आएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होगा, वो पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। कक्षीय चाल और पलायन वेग में जो संबंध है इसको समझते हैं। कक्षीय चाल और पलायन वेग में जो संबंध है, पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 पृथ्वी तल से फेंकी गई वस्तु का जो पलायन वेग है v क्या है, vi है। तो क्या होगा, तो vi बराबर अंडर रूट 2v0, याद रखिएगा। देखिए स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर अंडर रूट 2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। सरल आवर्त गति क्या है, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटककर या लटके, स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन या किसी सरल लोलक का दोलन आदि जो है सरल आवर्त गति के ही उदाहरण हैं। तो सरल लोलक क्या है, सरल लोलक यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दें तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के और पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं, यही व्यवहारिक सरल लोलक है। धातु के गोले को गोलक कहते हैं। निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड
निम्न सूत्र के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, यानी T बराबर 2π√L/g। L सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण को इंडिकेट करता है। इस तरह से स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लोलक का आवर्तकाल T लोलक की प्रभावी लंबाई L के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर या खान पर ले जाया जाता है तो g का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, यानी घड़ी जो है सुस्त हो जाती है, धीमी हो जाती है। अनंत लंबाई से या अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। अनंत नहीं, ठीक है, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। अनंत नहीं, यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। सेकंड लोलक के बारे में अगर बात करें तो किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। वो थे ब्रह्मगुप्त, यानी डी ऑप्शन। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की और सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सेकंड प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों के द्वारा जो है एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति होती है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण और उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। थर्ड नंबर है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। इसके बाद अगर बात करें तो 4 नंबर है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्या कारण है? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते या नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से, बोन घनत्व कम होने से जो बोन होता है, हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। 5 नंबर है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह होगा, उस सेव की कंडीशन क्या होगी? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अगर एक सेव छोड़ा जाता है उस अंतरिक्ष यान से, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वो सेव जो होगा वो गतिवान होगा। उसी गति से जो है, जिस तरह से या जिस गति से अंतरिक्ष यान जो है गति कर रहा है, उसी गति से वो सेव भी गति करने लगेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती है। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिर नहीं जाती है। क्यों नहीं गिर जाती है, क्यों गिर नहीं पाती है? क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर पाती है, इसका कारण गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, और अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा
मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर जो है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी और वह गिर पड़ेगी। 7 नंबर है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर उस दूरी को दोगुनी की जाए तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह बल या उसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी। देखिए, अब जितना है उसका वो चौथा भाग हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, माना वर्तमान में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो r है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F1 बराबर जो है G इंटू MS एमी बटा आर स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। MS यानी सूर्य का ये सन ऑफ मास है MS, और एमी यानी अर्थ ऑफ मास है, और G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो क्या हो जाएगा, F2 बराबर G इंटू MS एमी बटा 2R स्क्वायर इक्वल टू G इंटू MS एमी बटा 4R स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे तो आपको जो है F2 बराबर 1/4 F1 प्राप्त होगा। 8 नंबर है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आदर्श परिस्थितियों में यानी वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण के या गुरुत्वीय त्वरण जो है अपरिवर्तित रहता है। 9 नंबर है, यदि एक पंख, एक रबर के गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराई जाए तो क्या होगा। एक पंख है, पंख यानी मान लीजिए कोई हल्की वस्तु, एक रबर की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है। पंख मान लीजिए मोर का पंख, कबूतर का पंख, कुछ भी हो, तो एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद जो है, इन तीनों को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक जो है मतलब एक साथ गिराई जाए तो क्या होगा, आपको बताना है। इन तीनों के बीच की जो कंडीशन होगी या जो एक्टिविटीज होगी वो क्या होगी। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, चाहे पंख हो, चाहे रबर की गेंद हो, चाहे लकड़ी की गेंद हो, निर्वात में एक समान ऊंचाई से इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराया जाता है तो तीनों एक साथ जो है पृथ्वी पर पहुंचेंगे, यानी डी ऑप्शन। निर्वात में प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से मुक्त रूप से गिरती है, फ्री फॉल है। चूंकि निर्वात में वायु प्रतिरोध नहीं होगा, एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद एक ही गति से गिरेगी तो सतह पर ये तीनों एक साथ पहुंचेंगे। इसके बाद अगर बात करें, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा। तो आपको मालूम है सभी साथ साथ पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितियों में यानी वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए अगर बात करें तो समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी के सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। 11 नंबर है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी। क्यों,
हवा की अनुपस्थिति में लोहा और लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। 12 नंबर है, दो गेंद ए और बी 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं। यानी दो गेंद है, एक गेंद की जो वजन है 10 किलोग्राम और जो बी गेंद है वो 1 किलोग्राम है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो कौन, मतलब कि इनमें से कौन सा सही होगा? तो आप ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों गेंद ए और बी भूमि पर एक साथ पहुंचेंगे। कंडीशन आप देख सकते हैं, इसको आप हल कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल इसको जो है स्किप कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको सॉल्व को जो है एक बार देख लीजिएगा। 13 नंबर है, कथन कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी के तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है। बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? कथन कारण सही है, कथन कारण की व्याख्या है कि नहीं है? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कैसे? चंद्रमा पृथ्वी का एक जो है उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। 14 नंबर है, किसी पिंड का जो भार है, किसी पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होगा, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? किसी पिंड का जो भार होगा ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक होता है, बी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। 15 नंबर है, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार सबसे ज्यादा ध्रुव पर होता है, पृथ्वी के सतह पर सब जगह एक समान होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानी भागों में या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। मानव शरीर का जो भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां पे प्रश्न का जो फॉर्मेट है सिर्फ चेंज हुआ है, वर्ड चेंज हुआ है, बाकी आपका जो सिद्धांत है वही है। 16 नंबर है, यदि धरती के घूमने की जो गति है वो बढ़ा दी जाए, घूर्णन करने की जो गति है वो बढ़ा दी जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का जो वजन होगा इसमें क्या परिवर्तन आएगा? धरती के घूमने की जो गति है, जो घूर्णन गति है वो बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड का वजन है वो घट जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय के भूमध्य रेखा पर अपकेंद्र बल कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। यदि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर अपकेंद्र बल में वृद्धि जो है दर्ज होगी और किसी पिंड के भार में कमी प्रतीत होगी। 17 गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में टी समय में डी विस्थापन का विवरण जो है किसमें सही दर्शित होता है? आप देखिए और बताइए इसका सही फिगर क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें तो विरामावस्था यानी शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S बराबर 1/gt² समीकरण जो है सही है, जो परवलय का समीकरण है। इसलिए ए आपको जो है ए रेखा चित्र का सही प्रदर्शन है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए एक चिकना आनत तल, 18 नंबर प्रश्न है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। आकृति को देखिए, थीटा कोण पर आनत है और एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर जो है नीचे की ओर फिसलता है, ठीक है, इस तरह से, और धरातल तक या अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में जो लगा समय है वो क्या है?
तो देखिए इसका जो समीकरण होगा t बराबर, आप जब निकालिएगा, समय निकालिएगा, पहुंचने में जो लगा समय है, वो इसका सही जवाब होगा 1/sin थीटा √2h/g। जब इसको हल करिएगा तो समझ में आ जाएगा, आप हल को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। 19 नंबर है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग में क्या परिवर्तन आएगा, आपको बताना है। देखिए वैसे इसका सही जवाब है 29.4 मीटर प्रति सेकंड, रट जाइएगा। ए बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी क्या है, 3 सेकंड है, और यू बराबर 0। आप जानते हैं कि v बराबर यू प्लस ए टी, तो आप इसको निकालिएगा तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। 20 नंबर है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान जो होगा वो क्या होगा, बताइए। 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन जो है dg/g गुणे 100 बराबर 2 अंडर रूट जो है ब्रैकेट में dr/r गुणे 100 परसेंटेज। अब m नियत रहता है तो 2 गुणे 1% बराबर 2% वृद्धि होगा। 21 नंबर है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा वो कितना होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा वो क्या होगा, कितना होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। कैसे, तो देखिए अगर बात करें तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा या 980 सेंटीमीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होगा। 22 नंबर है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है 6 मतलब कि GE/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 100 किलोग्राम। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारहीनता होती है, 23 नंबर है, भारहीनता होती है, इसका सही जवाब है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का जो भार है W बराबर mg होता है, याद रखिएगा, W बराबर mg होता है, और m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर m इंटू G1 प्लस G2 बराबर m इंटू G1 प्लस मतलब कि ब्रैकेट में माइनस G1 हो जाएगा, m बराबर 0 प्राप्त होगा। 24 नंबर है, पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग जो है 4400 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से घूमती है, तो इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, बताइए। इस तेज गति को हम क्यों नहीं अनुभव करते हैं, आपको बताना है। पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से घूमती है, तो इस तेज गति को हम अनुभव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी जो गति है वो शून्य है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो हम पृथ्वी का घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है शून्य है। 25 नंबर, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है
तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु का जो भार है, जो वेट है, वस्तु का जो भार है शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए। पृथ्वी के सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाले पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। 26 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है, बताइए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम जो उपग्रह है इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है वो क्या करता है? उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण को प्रदान करता है। तो पृथ्वी का जो आकर्षण है उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए नीचे नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ जो कृत्रिम उपग्रह है, दो प्रकार के बल जो है कार्य करते हैं इसमें। एक है केंद्रीय बल, दूसरा है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त करके पृथ्वी के वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और यह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्याएं जो है वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम होती जाती है। अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 27 नंबर है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह निम्न में से मतलब कि किस कारण से करता है? अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 28 नंबर है। पूछा गया है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है, ठीक है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 29 नंबर है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? सही जवाब है गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। ऑप्शन ए जो है आपका एक सही नहीं है। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। 30 नंबर है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? बहुत ही आसान सा सवाल है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा या मालूम पड़ेगा। तो याद रखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तो वस्तु को अपना भार काफी ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, कैसे महसूस होगा? माना व्यक्ति का द्रव्यमान m और भार w है, लिफ्ट त्वरण जो है a से ऊपर की ओर जा रही है, व्यक्ति पर लगने वाला जो बल है क्या होगा? mg हो जाएगा। लिफ्ट के द्वारा ऊपर के दिशा में प्रतिक्रिया ma हो जाएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम कहता है, इस नियम के द्वारा अगर बात करें तो w माइनस एम जी बराबर ma, w बराबर m इंटू जी प्लस ए। स्पष्ट है कि लिफ्ट के द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपने भार w के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट के द्वारा नीचे की ओर गति करने से जो है व्यक्ति को अपने भार में कमी का आभास होगा, इसलिए उस दिशा में त्वरण जो है a ऋणात्मकता या a ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद 31, लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड। लोलक की कालावधि बताइए किस पर निर्भर करती है? लोलक की जो कालावधि है वो किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद 32, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी में।
इसके बाद 30, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की है, झूले पर बैठी है, झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? अगर वो लड़की है, बैठी है, झूला झूल रही है तो ठीक है, अगर खड़ी हो जाती है तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? यानी इसका सही जवाब है कम हो जाएगा, ऑप्शन ए। लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में अगर झूला झूल रही है तो ठीक है, लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, फलस्वरूप उसका जो प्रदोल आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो 4 कथन है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला कथन, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। दूसरा है, हर आवर्तकाल में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होता है। चौथा, सामान्य दोलक का दोलन आयाम जो है समय के साथ साथ कम होता जाता है। इसमें जो सही है, इन कथनों में जो सही कथन है वो है आपका पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गति ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंतः बिंदुओं यानी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होगा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होगा, गति ऊर्जा शून्य होगी, स्थिति ऊर्जा अधिक होगी, वेग शून्य हो जाता है। साथ ही हर आवर्तकाल में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को जो है प्राप्त करता है और इसका अतिरिक्त समान परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम जो है समय के साथ साथ कम होता जाता है। 35 नंबर है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकती है तो शीतकाल में, बी ऑप्शन। पेंडुलम घड़ी जो है शीतकाल में तेज गति से चलती है क्योंकि इसका आवर्तकाल पथ जो है आवर्तकाल पथ तथा आवर्तकाल जो है वो घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। सही जवाब है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 37 नंबर, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो अगर बात करें किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा वो क्या होगा, वो आपस पृथ्वी पर आ गिरेगी, ठीक है। लेकिन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से उस वस्तु को फेंका जाए तो वो जो है वस्तु पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु पृथ्वी पर जो है आ गिरेगा। वहीं पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इससे मतलब कि वेग से किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो वापस पृथ्वी पर नहीं आता है। 38, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो कारण है वो है इस पर जो है गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। धरती का पलायन वेग जो है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। 39 जो नंबर क्वेश्चन है इसमें 2 वाक्यांश दिए गए। कथन ए कह रहा है कि अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। कारण आर, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीयकर्षण के कारण होता है। इनमें से कौन सही है?
इसमें जो सही है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। कैसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नासा ने अगर बात करें तो नासा ने अपने प्रयोग के पश्चात यह स्पष्ट कर दिया कि मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अंतरिक्ष यान में अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था की स्थिति में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला तो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वास्तविक निर्यात में यह संभव नहीं है। वस्तुतः मोमबत्ती की ज्वाला की टिमटिमाने की आवृत्ति गुरुत्वीय त्वरण के मोमबत्ती के व्यास के अनुपात के वर्गमूल के समानुपाती होती है, और अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल के अभाव के कारण ये शून्य होती है। 40 नंबर है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार हो जाएगा वो कैसा होगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार हो जाएगा गोलाकार हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था या भारहीनता की अवस्था में किसी मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके सुझाव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो सुझाव दीजिए। कोई मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट अगर सुझाव हो या कुछ बदलाव करने की जरूरत हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल का जो टेलीग्राम चैनल या जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक पेज है वहां पर जाकर आप जो है अपनी जो प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।